तो गाइस जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, सोंग जिंग को एक लड़के मिलती है बेहोशी की हालत में, तो वो एक अच्छा बच्चे की तरह उसको पुलिस स्टेशन में छोड़ आता है। तो अब आगे तो और फिर इसके बाद हमें क्वीन के एक्सपायर हुए हस्बैंड लिन का सीन दिखाया जाता है, जो कि बार में बैठकर फुल्ली टल्ली हो रहा होता है। कह रहा होता है एक और बोतल। उसकी मेयर को इस तरह से ट्रीट करने की हिम्मत कैसे हुई? हालांकि वो बाय के ग्रुप की पोती है, तब भी मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे जाने नहीं दे सकता। इससे पहले भी जोनाथन ने ये सब गड़बड़ पैदा की थी। जोनाथन के गड़बड़ करने से पहले भी क्वीन ऐसी ही थी। वो हमेशा से ऐसी ही थी और वो हमेशा मेरे प्रति ऐसी ही रहती है। और वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ये उस हाई स्कूल के लड़के की वजह से हुआ है। जिंग्यू वो प्रॉब्लम है नहीं, इगुई जिंग्यू दोनों ही प्रॉब्लम है। मैं उन दोनों को बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता। कि तभी यहाँ पर जोनाथन आ जाता है। कह रहा होता है आगे तुमने यहाँ पर अकेले बैठे हुए कितना पी लिया? मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुमने मुझे बार में बुलाया। ये मुझे अब्रॉड में तुम्हारे साथ बिताए हुए समय की याद दिला रहा है। और मैंने तुमको पहले भी बताया था कि अच्छा बनने में बिल्कुल भी फायदा नहीं है, केवल तुम ही हो जिसे इस तरह की नज़रों से देखा जा रहा है। तो आखिर इसे जाने देने का क्या रीज़न है? आखिर इसे जाने देने का क्या रीज़न है? तुम बस उनको ऐसे ही छोड़ रहे हो क्योंकि वो बाय के ग्रुप की बेटी है? असल में डरने का कोई रीज़न ही नहीं है। तुम इस वजह से बहुत अधिक सतर्क हो रहे हो यार। मैंने जो किया है वो बिना किसी रीज़न के लिए नहीं था। ये सब तो मैंने अपने दोस्त के लिए किया था यार। इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर तुम इस बात से एग्री करते हो तो मैं उन्हें एक अच्छा मजा सिखाऊंगा। हालांकि उन लोगों ने मेरे भी इंसल्ट करी है, तो मुझे पलटवार करने की तो ज़रूरत तो है, लेकिन मैं अभी भी पूछ रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ तुमसे भी रिलेटेड है। वैसे भी वो सिर्फ हाई स्कूल के बच्चे हैं, क्या तुम इसे यूं ही जाने दोगे? और साथ ही वो लिन के करीब आते हुए कहता है वो अभी क्या कर रहे हैं इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे पहले ही मिल गई है, तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त। और फिर इसके बाद हमें मून के घर का सीन दिखाया जाता है। मून का डैड कह रहा होता है तुम तो बहुत मतलबी हो यार, और मेरा तो काम तमाम हो गया। गया तुम ओलंपिक में शार्प शूटर थे, क्या तुम्हें कुछ मिला था? हाँ? मिस्टर पार्क कह रहा होता है अरे आज तो बस मेरी किस्मत अच्छी थी, अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, मैं थोड़ा नहाने जा रहा हूँ फिर सो जाऊँगा। और वैसे तुम क्यों नहीं नहा लेते? मैंने वैसे भी तुम्हें कभी नहाते हुए नहीं देखा। क्वीन का पापा बोलता है मर्दों को बहुत ज़्यादा साफ सुथरा नहीं रहना चाहिए, महीने में बस एक बार नहाओ। और फिर हमें मून का सीन दिखाया जाता है। मून बिस्तर पर बैठे हुए अपने नाखून काट रही होती है। क्वीन मून से बोलती है मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। मून बोलती है हाँ तुम कर सकती हो। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें यह कहने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे कि तुम मुझे पसंद करती हो, तुम्हारे लिए तो बस हर चीज़ ही एक प्रॉब्लम है। क्वीन कहती है लेकिन ये इतना आसान नहीं है, हो सकता है कि आखिर में मेरी वजह से वो हर्ट हो जाए, और अगर मेरी फैमिली को पता चल गया तो चीज़ें वाकई में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। कि तभी मून का एक नाखून टूटा उड़ता हुआ क्वीन से टकरा जाता है। कोई नाराज़ हो जाती है और साथ ही चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारे नाखून हर जगह उड़े जा रहे हैं, बिस्तर के ऊपर कुछ रख के काट लो यार, ऐसे उड़ने मत दो इधर उधर। मून भी आगे से गुस्सा हो जाती है, कहती है शट अप, अब मैं अपने रूम में बैठकर अपने नाखून में नहीं काट सकती, हाँ मैं जो चाहे वो करूंगी, ये मेरा रूम है। क्वीन कहती है और तुम्हें नहाने की भी जरूरत है, पसीने से पूरी बदबू मार रही हो। मून कहती है आखिर क्यों, क्या मैं गंदी हूँ? अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है तो तुम अपने घर पर क्यों नहीं चली जाती हैं? अपने घर पे वापस जाओ और वहीं सो जाओ, ये मेरा रूम है। वो दोनों आपस में झगड़ने में लगे हुए रहते हैं कि तमेश जोनाथन उनके घर के सामने आके खड़ा होता है। जोनाथन कहता है तो उन लोगों ने कहा कि वो दोनों लड़कियां यहाँ पर हैं। वैसे अपन ने लास्ट टाइम उनको काफी कम आंक लिया था, और उनको क्या लग रहा है कि मेरे किंगडम में हड़कंप मचाने के बाद वो सेफली बच गई है, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उन लोगों ने एक गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया है। और जोनाथन थोड़ा हंस रहा होता है कि इतने में ही पीछे से जोनस बोलता है जरा रुको जोनाथन, क्या तुम हम लोगों को यहाँ पर उनके घर के ऊपर अटैक करने के लिए लेकर आए हो? जोनाथन कहता है हाँ, और आखिर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है? ये सुनते से जोनस मुड़ के जाने लगता है, कह रहा होता है मैं जा रहा हूँ, और साथ ही वो अपने मोटे बंदे को भी लेकर जाने लगता है। जोनाथन कहता है आखिर क्या हो गया तुमको, मैं तुमको डबल पे करूंगा। जोनस कहता है मैं सिर्फ रिंग के अंदर फाइट करता हूँ, और मैं तुम्हारे इस बकवास से गैंगस्टर वाले काम में बिल्कुल भी पार्ट नहीं लेना चाहता। जोनाथन कहता है बेवकूफ, अगर तेरे को जाना है तो जा, लेकिन बाद में रिग्रेट मत करना। और फिर मून के घर के दरवाजे के ऊपर जोर जोर से ढक ढक होने लगती है। मून का पापा बोलते हैं आखिर कौन आ गए इस वक्त, कौन ठोक रहा है? और फिर साथ ही वो जाकर दरवाजा खोलता है, कहता है कौन है, और बोल रहा होता है यहाँ पर बेल भी लगी है यार, तुम बेल भी बजा सकते हो, आखिर काहे को दरवाजा पीट रहे हो? जोनाथन कहता है इकुई और वो टॉप नोट हियर गर्ल, क्या वो यहाँ पर है? हमें उनके साथ कुछ काम है, इसलिए उन्हें बाहर आने के लिए बोल। और मून का पापा पूछता है क्या तुम उन लड़कियों के दोस्त हो? अभी बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है तो तुम नेक्स्ट टाइम आना, मैं उन लोगों को बोल दूंगा, वो तुम्हें कॉल कर लेंगे। और वैसे तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी बैड है, भले ही तुम कोरियन बोलने में अच्छे नहीं हो, लेकिन तुमको थोड़ा रिस्पेक्टफुल होकर बोलना चाहिए। और मून का डैड दरवाजा लगाने लगता है तो जोनाथन बीच में अपनी टांग अड़ा देता है। मून का डैड बोलता है आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो? जोनाथन कहता है मिस्टर जल्दी से उन्हें बाहर निकाल, अगर तूने उन्हें बाहर आने के लिए नहीं बोला तो मैं खुद अंदर घुस के उन्हें खींच के बाहर निकालूंगा। मून का डैड बोलता है यू लिटिल, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, तुम अपने से बड़ों को इस तरह से ट्रीट कर रहे हो, आखिर
तुम्हारा नाम क्या है। जबकि जोनाथन मून के डैड की बात को इग्नोर करता हुआ कहता है इसे खींच के बाहर निकाल। तो एक बंदा आगे बढ़ता है, उसको बनियान से पकड़ता है और खींच के गिरा देता है नीचे। जोनाथन कहता है यू डर्टी ओल्ड, लगता है कि तू सिचुएशन को समझ नहीं रहा, तेरे को क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पर मजाक कर रहा हूँ। मून का डैड चिल्लाते हुए कहता है यू रास्कल, आखिर तुमको क्या लग रहा है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जोनाथन कहता है लगता है कि इस बूढ़े को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गाइस इसे एकदम शांत कर दो। कि तभी मून के पापा के अंदर का बॉक्सर जाग जाता है, वो पलक झपकते से उन सभी को ऊपर अटैक करता है और मून के डैड का बस एक ही पंच खाने के बाद वो तीनों ही नॉक हो जाते हैं धड़ाम से। और फिर तभी मून का डैड भी एकदम से होश में आ जाता है। पार्क बाहर आता है, कह रहा होता है आखिर ये कैसा साउंड था। और मून का डैड इनोसेंट बनते हुए कह रहा होता है अरे मेरी बॉडी वो बस खुद ही ऐसे मूव हो गई थी, मैंने जानबूझकर नहीं करा। और साथ ही वो जोनाथन से कह रहा होता है तुमने देखा ना, मैंने बस यहाँ पर सेल्फ डिफेंस किया है। कि इतने में मून और क्वीन भी बाहर आ जाती हैं और मून बाहर आते से कहती है आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ रहती हूँ। जोनाथन कहता है यू लिटिल, तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पर वैसे होने वाला है जैसा मैंने सोचा है। जबकि पार्क उन बंदों को देख रहा होता है और कह रहा होता है हो माई, तुमको जरा ध्यान रखना चाहिए यार। मून का पापा भी जाकर उनमें से को थप्पड़ मार के जगाने की कोशिश कर रहा होता है और रोते हुए कहता है ये सभी लोग एक साथ मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मेरा शरीर अपने आप चलने लगा। सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने ये जानबूझकर नहीं करा। जोनाथन भड़ाक से किसी को कॉल लगा लेता है, कह रहा होता है जेफ उसे पकड़ लेना। हाँ हाँ। जोनाथन कहता है सॉन्ग जिंगियो वही तुम्हारी वीकनेस है ना, मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है, मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर तुमने यहाँ पर इसी तरह से कंटिन्यू करने की कोशिश की तो मैं उसका पैर तोड़वा दूंगा। और फिर इसके बाद हमें हुआंग जुनहो का सीन दिखाया जाता है जिसको जिंगियो ने कॉल करा होता है। वो कह रहा होता है आखिर तूने मेरे को कॉल क्यों करा यार, तू तो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है, ये तो एक कॉमन सेंस है यू इडियट। मेरे को लगता है कि मैंने आज तेरे को काफ़ी नहीं मारा, कल आकर मैं तेरे को और मारूंगा। जिंगियो कहता है तुम कह रहे हो कि मैं और वो लड़कियां दोस्तों से कहीं ज़्यादा लगते हैं। हुआंग चिल्लाते हुए कहता है आखिर मेरे को इस बात को कितनी बार कहने की जरूरत है यार, तू एक नंबर का इडियट है, बहुत बड़ा वाला बेवकूफ़ है। जिंगियो कहता है तुम जो कह रहे हो वो सेंस तो बना रहा है लेकिन मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ। हुआंग बोलता है तू बस कहीं जा और मर जा। मुझे लग रहा है कि क्वीन के मन में भी तेरे फीलिंग्स है लेकिन डर उसकी बात थोड़ी अलग है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और ये फैक्ट है कि तू इस बारे में नहीं जानता क्योंकि तू बहुत बड़ा वाला बेवकूफ़ है। क्या तेरे को सच में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। कि तभी सॉन्ग जिंगियो अपने घर के सामने देखकर हैरान हो जाता है। जोनाथन का बॉडीगार्ड खड़ा होता है कुछ बंदों के साथ। हुआंग चिल्लाते हुए कहता है हे सॉन्ग जिंगियो क्या तू मेरी बात सुन रहा है। हुआंग चिल्ला के कह रहा होता है हे सॉन्ग जिंगियो आखिर तो कुछ कह क्यों नहीं रहा है। सॉन्ग जिंगियो मैं सीरियस हूँ, अब मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तभी सॉन्ग जिंगियो उन लोगों से बोलता है अरे तुम लोग तो वही वेयर हाउस वाले लोग हो ना। वो लोग कहते हैं वो बच्चा यहाँ पर आ गया जो बॉडी गार्ड है, वो कहता है मिस्टर सॉन्ग। और फिर साथ ही सीन से कट हो जाता है, अपन को डबल से जोनाथन का सीन दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को लगाने के बाद काफ़ी हंस रहा होता है। कह रहा होता है अब जब तक कि मैं कॉल लगा के उनको रोकने के लिए नहीं बोल देता वो लोग सॉन्ग जिंगियो को बहुत बुरी तरह से पीटने वाले हैं। जबकि पार्क और क्वीन का पापा वहीं पे उदास होकर बैठे हुए रहते हैं क्योंकि उन बंदों को होश नहीं आ रही होती। क्वीन का पापा बोलता है अरे मैंने ये क्या कर दिया यार, मैंने तो बस उनको थोड़ा सा पुश करा था। पार्क कहता है आखिर तुमने इनके साथ क्या कर दिया यार। मून का पापा बोलता है मैंने तो बस उनको हल्का सा पुश करा था। और जोनाथन फोन दिखाते हुए कह रहा होता है अब तुम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते तो बेहतर होगा कि मेरे सामने गिड़गिड़ाओ, मुझसे भीख मांगो। मैं इसी तरह का बंदा हूँ जो एक बार काट लेता है तो फिर कभी नहीं छोड़ता, मैं तुम्हें तब तक काटता रहूंगा जब तक कि तुम मेरे सामने सिलेंडर नहीं कर देते। क्वीन कहती है क्या जिंगियो का घर। मून बोलती है क्या वाकई में, और साथ ही वो मून की क्यों उनकी बात याद करती है जो कि उसने कुछ टाइम पहले गई थी। मुझे डर है कि वो एंड में मेरी वजह से हर्ट हो जाएगा। ये बात याद करने के बाद मून सोचती है ये तो काफी डिस्टर्बिंग हो रहा है। क्वीन बोलती है उनको कॉल लगाओ और उनको रुकने के लिए कहो। मून भी कह रही होती है यहाँ पर मुसीबत करना बंद करो, जल्दी से उन्हें कॉल करो और रुकने के लिए बोलो। आखिर तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जबकि जोनाथन के मजे लेते हुए कह रहा होता है क्या कहा तुमने, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। अगर तुम मेरे सामने घुटने टेको मुझसे भीख मांगो तो शायद मेरे को कुछ सुनाई दे। क्वीन काफी सीरियस होते हुए कहती है स्टॉप राइट नाउ, ये लास्ट वार्निंग है। जोनाथन चलाते हुए कहता है शट अप विच, क्या तेरे को समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर मैं हूँ जो वार्निंग देगा तेरे को, तो मेरे सामने झुक के भीख मांगनी चाहिए। तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट लड़के बनती हो बस जस्ट रिकॉर्ड क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली का सपोर्ट है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे को ऑर्डर दे सकती हो यहाँ पे। हाँ जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक, अगर तू चाहती है कि वो बच्चा जिंदा रहे तो जल्दी से घुटने टेक। ये सुनते से क्वीन उसका उंगली पकड़ के मोड़ देती है और वो अपना हाथ पकड़ के जोरों से चिल्लाना शुरू कर देता है। क्वीन को गाली भी दे रहा होता है, कह रहा होता है लगता है कि मेरे को तुमको कुछ मैन का डर दिखाना पड़ेगा। और साथ ही चिल्लाते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, कह रहा होता है मैं दिखाऊंगा कि तुमको डर क्या होता है और तुम्हारे पास से सब कुछ ले लूंगा। कहते में क्वीन उसको एक जबरदस्त थप्पड़ दे मारती है। जोनाथन फिर से चिल्लाते हुए कहता है यू लिटिल, तेरे को क्या लगता है कि तू होती कौन है मेरे को मारने वाले। कि तभी क्वीन उसका कस के गला पकड़ लेती है और उसको दीवार के साथ टिका के पंच मारती है, भम भम मारती ही जाती है, रुकी नहीं रही होती है। वो तीनों काफी हैरानी से क्वीन की तरफ देख रहे होते हैं। क्वीन उसके लास्ट मौका मार के नीचे की तरफ गिरा देती है पर जोनाथन अभी भी नहीं सुधरा। वो गुस्से के साथ कहता है यू लिटिल, मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ जो तुम्हारे इन पंच
से डर जाएगा और साथ ही चलाते हुए कहता है चल मुझे और मार, कंटिन्यू करते हैं उस ऐसे, तो मुझे मार, मैं तेरे को कंटिन्यू काटता रहूँगा, देखते हैं कि कौन एंड तक जाता है। और वैसे भी मैं तेरे इन पंचों से बिल्कुल भी नहीं डरने वाला। और साथ ही वो हंसने लगता है। यह सुनते से क्वीन उसमें लाते मारना शुरू कर देती है, भम भम मारती ही जाती है। पार्क कहता है क्वीन रुक जाओ, इस तरह से तो वो मारा जाएगा। मुन्नी बोलती है हाँ रुक जाओ, आप लोग इसे बातों से सेटल कर लेते हैं ना, अगर ये यहाँ पर मर गए तो फिर उनको कॉल करके कौन रोकेगा। और अब जोनाथन की भी बात हो जाती है, वो चलाते हुए कहता है बस रुक जाओ, स्टॉप इट, मेरे को मारना बंद करो प्लीज़, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, बहुत ज़ोर से लग रही है, आई एम सॉरी, प्लीज़ मेरे को मारना बंद करो। क्वीन गुस्से के साथ उससे कहती है कॉल राइट नाउ। वो फटाक से फ़ोन निकाल के कॉल लगाने लगता है, कह रहा होता है हाँ अभी मैं करता हूँ। पार्क पीछे से कह रहा होता है ये क्या, पिटने के बाद तो ये काफ़ी आज्ञाकारी हो गया। मून का पापा कह रहा होता है उसने ऑब्वियसली उसको ऐसे पॉइंट्स में मारा जिस पर उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो लेकिन वो बेहोश ना हो। और वो जोनाथन उनको कॉल लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसकी बैटरी पूरी ख़त्म हो जाती है। जोनाथन घबरा जाता है और क्वीन से कहता है बैटरी ख़त्म हो गई, प्लीज़ चार्जर। क्वीन बोलती है मिस्टर पार्क जल्दी से सिक्योरिटी को सोंग चिंग्यू के घर पर भेजो। पार्क कहता है चिंग्यू का नेबरहुड कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसका प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मून भी कह रही होती है अगर वो लोग तेज़ी से कार के साथ जाते हैं तब भी 20 मिनट लगेंगे पहुंचने में। क्वीन सोचती है ये तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, मेरे को क्या करना चाहिए, ये मेरी गलती है। और फिर हमें सोंग चिंग्यू का सीन दिखाया जाता है जिसको उन बंदर लोगों ने पकड़ लिया होता है। सोंग चिंग्यू कह रहा होता है अगर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, वो एक फेयर टूर्नामेंट था, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। जेफ कहता है मेरा तुमसे पर्सनली कोई भी बिजनेस नहीं है, बस हमें ऑर्डर मिला है इसलिए मुझे माफ़ करना। पीछे वाला बंदा भी कह रहा होता है हम लोगों को भी तुम ऐसा दिया करके थोड़ा रिग्रेट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हमारे मन में तुम्हारे प्रति कोई रब रहते, लेकिन हमें जीने के लिए ये करना ही पड़ता है भाई, और ये जोनाथन का ऑर्डर है तो प्लीज़ हमारे पास सुन ले यार। जेफ कह रहा होता है सॉरी बोल दो और जोनाथन से माफ़ी मांग लो। पीछे वाला बंदा भी कह रहा होता है हाँ बस हार मान लो और अपने घुटने पर आ जाओ और जोनाथन से दया से भीख मांगो, ये तुम्हारे लिए थोड़ा बेटर होगा। क्या तुम सुन रहे हो मेरी बात? क्यों कहता है क्या कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं करा तो आखिर में क्यों माफ़ी मांगूंगा, बल्कि यहाँ पर तुम लोगों को मेरे से माफ़ी मांगनी चाहिए, तुम मेरे साथ इतना सब कुछ कर रहे हो। जेफ कहता है लगता है कि इससे काम नहीं होने वाला, बिजनेस टाइम। साइड में खड़ा बंदा भी कह रहा होता है तू तो मरा। कि तभी पीछे से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो लड़के आ रही होती हैं और बातें कर रही होती हैं। यूजिन गुस्से के साथ कहती है उस लड़के का घर वहीं पर टॉप पर है ना, मेरे को रोकने की कोशिश मत करो। डडल कहती है कम ऑन यार, इस तरह से मत करो यार, सोचिंग इसी तरह का लड़का है। जबकि जुन बोलती है डैम इट, तुम लोग मेरे ऊपर हंस रहे हो, उस बंदे को जल्दी से कॉल लगाओ, उसने मेरे प्राइड को हर्ट करा है, मेरे को छोड़ दो। आखिर उसकी हिम्मत गई उसे मेरे को पुलिस के पास ले जाने की, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और जैसे वो टॉपर पहुंचते हैं तो उन्हें नजर आता है कि सोंग चिंगू को कुछ बंदों ने पकड़ कर रखा है। लड़कियों की आवाज़ सुन के उन सभी लोगों का ध्यान भी पीछे की तरफ चला जाता है। चिंगू कहता है अरे डडल, और उनमें से कोई डडल को पहचान लेता है, कह रहा होता है अरे ये तो वही पहले वाली लड़की है। जेफ के साइड में खड़ा बंदा कह रहा होता है वो लड़की काफ़ी अच्छे से जानती है कि फाइट किस तरह से की जाती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, हमारे साथ यहाँ पर जेफ है। डडल बोलती है अरे तुम लोग आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और फिर इसके बाद मिस्टर पार्क का सीन दिखाया जाता है। पार्क कहता है सिक्योरिटी रास्ते में है, कौन बोल रही होती है जल्दी करो। पीछे से मून और जिंग को कॉल लगा रही होती है और कहती है वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, शायद उसके साथ वाकई में कुछ हो गया। कि तभी क्वीन का फ़ोन रिंग होने लगता है, वो देखती है और बोलती है अरे डडल। ये सुनते से पीछे से मून बोलती है जल्दी से उसका कॉल उठाओ, उस बोने का घर सोचिंग के पास में ही है, तो वो जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाएगी। तो क्वीन उसका फ़ोन उठाती है और गाड़ी में बैठते हुए कहती है डडल मैं अभी तुमको पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन कि तभी वहाँ से डडल बोलती है मैं सोंग चिंगू के घर के सामने खड़ी हूँ। यह सुनते से क्वीन थोड़ी हैरान हो जाती है। चिंगू चलाते हुए कह रहा होता है इन सब में इन्वॉल्व होने का तुम्हारे पास कोई रीज़न ही नहीं है, तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ डडल। जबकि डडल तो सोंग चिंगू के पास ही चल रही होती है और साथ ही क्वीन से बात भी कर रही होती है। और वो बंदे जो कि अपन को इंशोंग में देखे थे वो यहाँ पर हैं और कुछ कर रहे हैं, और तुम्हारी आवाज़ सुनने से ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि क्या हो रहा है, मेरी उस बात को याद करो, इसी वजह से मैंने तुमसे कहा था कि तुम सोंग चिंगू के साथ होना डिजर्व नहीं करती। मून कहती है आखिर क्या हुआ, वो बोनी क्या बोल रही है। क्वीन पूछती है क्या सोंग चिंगू ठीक है। वहाँ से डडल बोलती है बस कॉल रख, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगी। और फिर साथ ही वो कॉल कट कर देती है। और वो बंदा डडल को देख के काफ़ी घबराया हुआ रहता है, लेकिन फिर भी कहता है अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं इसकी कमर तोड़ दूंगा। सोंग चिंगू कह रहा होता है जल्दी से यहाँ से भाग जाओ डडल, लेकिन डडल नहीं चाहती, वहीं पे खड़े होकर उन लोगों को देख रही होती है। और वो ब्लैक शर्ट वाला बंदा थोड़ा घबरा जाता है, कह रहा होता है ये लिडिल पक्का कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रही है। कि तभी वो लोग देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं। डडल उनके सामने घुटने टेक देती है, कह रही होती है आई एम सॉरी, मैं
तुम लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, तो इसलिए प्लीज़ उसको छोड़ दो। ये देखकर शेफ के साइड में खड़ा बंदा ज़ोरों से हंसने लगता है। कह रहा होता है ये क्या बकवास, ये तो वही लड़की थी ना जिसने जोनाथन को वैसे के मुंह में नॉकआउट कर दिया था, लेकिन अब पता चला ये तो कुछ भी नहीं है। अब सामने खड़ा बंदा भी तेज चलना शुरू कर देता है, हंसना शुरू कर देता है। कह रहा होता है तुमको ये शुरुआत में ही कर देना चाहिए था। और साथ ही वो वहीं बैठ गए डर्डल को सुनाने लगता है। कहता है आखिर तुमको क्या लगता है अगर तुम इस तरह से माफ़ी मांग लोगी तो सब कुछ यहाँ पर एंड हो जाएगा? हाँ, क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से हम लोगों को कितना डैमेज लगा है? यहाँ तक कि अगर तुम हमारे सामने जो कि माफ़ी भी मांग लेती हो तब भी ये काफ़ी नहीं होगा। डर्डल कहती है आई एम सॉरी, मैं यहाँ पर अपने दोस्त के बदले तुम लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। तुम जो भी कहोगे मैं यहाँ पर वो सब कुछ करने को तैयार हूँ जो भी तुम चाहते हो, तो प्लीज़ सोंग जिंग को छोड़ दो। वैसे भी ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ था। जबकि सोंग जिंग डर्डल की तरफ देख रहा होता है और सोचता है डर्डल आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? और वो बंदा वहीं बैठकर डर्डल में थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। कहता है यू लिटिल है जस्ट बिकॉज क्योंकि तुम लोगों को फाइट आती है इसका मतलब ये नहीं कि तुम एरोगेंट बन जाओ। जल्दी से अपने सारे दोस्तों को कॉल करो और इसी तरह से जोनाथन के सामने भी माफ़ी मांगना। डर्डल आगे से कुछ नहीं कहती तो वो बंदा एक और जोर का लगा के देता है। कह रहा होता है क्या तेरे को मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? आगे तो सोच कह रही है क्या तू यहाँ पर मेरे को हल्के में ले रही है जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं तेरे से अच्छे से बात कर रहा हूँ? तेरी वजह से हम लोगों ने अपने पैसों के बड़े बड़े बैग खो दिए। अगर जोनाथन ने उस गैराज को बंद कर दिया तो हम लोगों को फाइट करने के पैसे कौन देगा? हाँ, तुम डम हाई स्कूल और वहाँ पर जाकर तुम लोगों ने सब कुछ बेकार कर दिया। डर्डल कहती है इसी वजह से तो मैं तुम लोगों से माफ़ी मांग रही हूँ, तो प्लीज़ अब उसको छोड़ दो। सोंग जिंग मचलना शुरू कर देता है। कहता है डर्डल जल्दी से खड़ी हो जाओ, आगे तुम ये कर क्यों रही हो जबकि अपन ने कुछ गलत भी नहीं करा है? जल्दी से यहाँ से चली जाओ। एक बंदा बोलता है मैंने कहा शट अप, और सोंग जिंग के पेट में एक जोर का मुक्का मार देता है। सोंग जिंग की सांसें थम जाती हैं 1 मिनट के लिए। ये देखकर यूजिन ब्रीदर से घबरा जाती है। कहती है कि डरावना है, अपन को जल्दी से पुलिस को कॉल करना चाहिए। उसकी दोस्त बोलती है थोड़ी देर ऐसे ही रहा, जबकि वो ब्लैक शर्ट वाला बंदा जोरों से हंसना शुरू कर देता है। कह रहा होता है क्या तूने देखा उसका काम तमाम हो जाएगा अगर तू यहाँ पर मैच करेगी? कि तभी डर्डल बहुत तेज से आगे बढ़ती है और उस बंदे को कैनी दे मारती है जिसने सोंग जिंग के पेट में पंच मारा था। वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं यू लिटिल आगे हुए कर क्या रही है? डर्डल कहती है यहाँ तक कि मैंने तुम लोगों के सामने घुटने टेक कर माफ़ी भी मांगी तो भी तुमने उसे क्यों मारा? और साथ ही वो दूसरे बंदे को भी एक खतरनाक बैक किक दे मारती है। वो बंदा आगे बढ़ता है डर्डल के ऊपर अटैक करने के लिए जो कि तेज चल रहा था। कह रहा होता है यू लिटिल अब तो तुम मरेगी। कि तभी उसे जोर की पड़ जाती है। ये देखकर वो दोनों भी एकदम हैरान रह जाती है। डर्डल ने उसके पैरों के बीच में कैनी दे मारी होती है। डर्डल गुस्से के साथ कहती है तुम्हारी उस लड़की को मारने की हिम्मत कैसे हो रही है जिसने अभी जस्ट 1 सेकंड पहले तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफ़ी मांगी थी? तुम लोग तो बहुत ही ज़्यादा बदतर हो। और फिर साथ ही वो घूमते हुए सोंग जिंग का चिल्लाते हुए नाम लेती है। सोंग जिंग कहता है हाँ। डर्डल की तरफ बढ़ती है और कहती है अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोंग जिंग कहता है आखिर बात क्या हो गई डर्डल? डर्डल उसके पास जाती है, उसको टाई से पकड़ के अपनी तरफ खींचती है और बोलती है सोंग जिंग उस बात को याद करो जो कि मैंने तुमसे तब कही थी जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी। और साथ ही डर्डल उसको अपनी तरफ खींच के किस कर देती है सोंग जिंग को, फिर वो वहीं फेंक देती है। कहते हैं यहीं पर रहो, मैं सब कुछ हैंडल करती हूँ, मेरे ऊपर भरोसा करो और तुम अब से मेरे हो। क्या तुम्हें बात समझ में आई? जबकि ये देखकर वो बंदा कह रहा होता है आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? जबकि वो दोनों लड़कियां भी शर्मा जाती हैं और कहती है हो माय डेट्स अ रियल गर्ल। डर्डल चलाते हुए कहती है काले आदमी तुम इन लोगों के बॉस हो ना, अगर मैंने तुमको यहाँ पर नॉकआउट कर दिया तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा क्यों? और साथ ही वो उसको ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और सोचती है ये तब बड़ा है तो इस मूव से डॉज नहीं कर पाएगा। और साथ ही वो उसके टेम्पल पे एक जोरदार किक मार देती है। जोनाथन का बॉडीगार्ड जेफ भी टच से मस नहीं होता, हालांकि उसका चश्मा उड़ आता है लेकिन वो वैसा का वैसे ही खड़ा रहता है, 1 इंच भी नहीं हिलता। ये देखकर यहाँ पर मौजूद सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं। वो फटाक से डर्डल की लात को पकड़ लेता है और उसे दीवार की तरफ फेंक देता है। सोंग जिंग डर्डल की तरफ भागते हुए जाने लगता है। कह रहा होता है डर्डल क्या तुम ठीक हो? जेफ के साइड में खड़ा बंदा हंसते हुए कह रहा होता है तुम्हारी ये ट्रिक है जेफ के ऊपर काम नहीं करने वाली। डर्डल चलाते हुए कहती है रास्ते से हट जाओ, वहीं पर रहो पीछे। और वो सोच रही होती है मैंने उसको यहाँ पर एक डायरेक्टली किक मारी लेकिन तब भी जेफ कहता है लड़की फाइट मत कर रही, यहीं पर रुक जा। पीछे खड़ा बंदा कह रहा होता है क्या तुमने सुना ये क्या कह रहा है? जिंगू कहता है आगे तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम लोगों को इस तरह से मारधाड़ करते हुए वायलेंस करते हुए शर्म नहीं आ रही? वो बंदा कहता है जरा देखो तो इसको, ये तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वीकेस्ट लूजर है लेकिन ये जानते हैं कि अपना मुंह कैसे चलाना है। सोंग जिंगू कहता है तुम यहाँ पर हम स्टूडेंट्स के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहे हो, ये काम तो गैंगस्टर तक भी नहीं करते, स्टॉप राइट नाउ। वो आगे बढ़कर सोंग जिंगू को मारने लगता है। कहता है यू लिटिल क्या तू यहाँ पर मरना चाहता है? जरा संभल के बात कर, क्या तेरे को समझ में भी आ रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है? ये सब कुछ बस तुम लिटिल हाई स्कूलर की वजह से हो रहा है और मेरे को इस तरह से घूरना बंद कर। कि तभी सोंग जिंगू उसके पेट में जोर का मुक्का मार देता है, उसके सांसें अलग में आ जाती हैं, वो वहीं पे पेट पकड़ ले जाता है। कह रहा होता है यू लिटिल। सोंग जिंगू कहता है अब मैं भी फाइट करूंगा, हम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं करा तो कोई रीज़न ही नहीं है कि तुम लोगों की मन मैंने यहाँ पर हम लोग इस तरह से बर्दाश्त करेंगे। और मैं बिल्कुल भी साइड में खड़े होकर डर्डल को पिटते
हुए नहीं देख सकता, मैं भी फाइट करूंगा। जेफ कहता है मिस्टर सोंग तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। पीछे खड़ा बंदा कहता है तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर पाओगे। वो कह रहा है कि तुम पीछे रहो, पर सोंग चिंग्यू आगे बढ़ता है, कह रहा होता है तुम लोगों को यहाँ पर हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और वो आगे बढ़ रहा होता है तेजी के साथ कि डडल भी चिल्लाते हुए कहती है सोंग चिंग्यू नहीं। सोंग चिंग्यू आगे बढ़ता है और उसके पेट में जोर का मुक्का मारता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि तो पत्थर की तरह मजबूत है बिल्कुल। जेफ फटाक से अपने भारी भरकम हाथ से सोंग चिंग्यू को कंधा पकड़ लेता है और जोर से दबाना शुरू कर देता है। सोंग चिंग्यू चिल्लाना शुरू कर देता है। डडल फटाक से दीवार के ऊपर चढ़ के उसकी तरफ किक मारने लगती है। वो चिल्लाते हुए कहता है जेफ जरा बच कर। डडल कहती है मेरे आदमी को टच भी मत करना, और उसके सिर पे फिर से जोरदार लाते मारती है। ओ तो सोंग चिंग्यू उसकी पकड़ से आज़ाद हो जाता है, लेकिन तभी जेफ डडल की टांग पकड़ लेता है। सोंग चिंग्यू कहता है अरे डडल वो बहुत ऐसे घबरा गया होता है, और उससे पहले कि वो कुछ करता है कि तभी सोंग चिंग्यू के पेट के ऊपर जंप करते हुए डडल की सीनियर सिस्टर उसके चेहरे पे जोरदार लात दे मारती है, जिससे डडल फ्री हो जाती है। सीनियर बोलती है अमेजिंग, इस तरह के खाने के बावजूद ही अभी तक नॉक नहीं हुआ। सीनियर बोलती है तैयार हो जाओ, जबकि जेफ भी अब गुस्सा हो जाता है। सीनियर बोलती है मैं टॉपर मारूंगी। डडल कहती है समझ गई, और फिर साथ ही वो दोनों एक साथ अटैक करती है। सीनियर उसके टॉपर मारती है, जबकि डडल मिडिल में। सीनियर कहती है तुमको भी यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, ये बंदा एक मॉन्स्टर की तरह है। सोंग चिंग्यू कहता है ठीक है, वो भी तैयार हो जाता है। कह रहा होता है अगर हम तीनों अपने पावरफुल अटैक्स को कंबाइन करते हैं तो कुछ शायद हो सकता है। और सोंग चिंग्यू उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि इतने में ही वो दूसरा बंदा हथियार निकाल लेता है। कहता है यू डम हाई स्कूल किड, यहाँ पर तेरा अपोनेंट मैं हूँ और अब तो तू गया। और उससे पहले कि वो सोंग चिंग्यू मार पाता है कि यहाँ पर हुआंग की एंट्री हो जाती है। वो उसको हेलमेट फेंक के मारता है। हुआंग कहता है यहाँ पर आने के अलावा मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, क्योंकि तुम मेरे कॉल का जवाब ही नहीं दे रहे थे, तो मैं परेशान हो गया था और मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या झमेला चल रहा है, लेकिन मेरी टाइमिंग एकदम परफेक्ट लग रही है। वैसे भी हीरोज एकदम टाइम पर आते हैं। और यहाँ पर जेफ गुस्से के साथ अपनी कोट शर्ट फाड़ देता है। वो लोग उसकी तरफ देखते हैं, वो फाड़ के एक जोरदार रोल लगाता है। ये देखकर जुनून की बिल्कुल फट जाती है। वो हैरानी से कहता है ये क्या था, क्या ये कोई हल्क है। वो अपनी लैंग्वेज में कुछ बड़बड़ाता है गुस्से के साथ। वो नीचे पड़ा बंदा ट्रांसलेट करते हुए बताता है असल में वो बोल रहा है कि वो अब एकदम रियल फाइट करने वाला है। और फिर हमें मून के घर का सीन दिखाया जाता है। जोनाथन कांपते हुए हाथों से अपने मोबाइल को चार्ज कर रहा होता है और कह रहा होता है ये बस होने ही वाला है। मिस्टर पार्क बताता है सिक्योरिटी टीम 5 मिनट में पहुंच जाएगी, जबकि यहाँ पर क्वीन डडल की बात के बारे में सोच रही होती है। डडल ने उससे कहा था ना कि तुम सोंग चिंग्यू को डिजर्व नहीं करती। तभी जोनाथन पीछे से कहता है हो ये हो गया। मून कहते हैं अब जल्दी से उनको कॉल लगाओ, जबकि जोनाथन मुस्कुराते हुए मनी मन सोच रहा होता है ये लोग मेरे को काफ़ी ज़्यादा कम आंक रहे हैं। अगर मैं उनको कॉल करके बोल दूँ कि वो सोंग चिंग्यू को हॉस्टेज बना ले तो कैसा रहेगा। कि तभी क्वीन उसके कंधे के ऊपर आकर हाथ रखती है और गुस्से के साथ उससे बोलती है जल्दी से उन्हें कॉल करो और बस वही बोलना जो हम तुमसे बोलने के लिए कह रहे हैं। अगर तुमने ज़रा से भी बकवास करी तो मैं तुम्हें वाकई में मार डालूंगी। और बस गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही है। बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।